हेलो दोस्तों, मैं रेनू अपने यूट्यूब चैनल हिंदी दर्शन में आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि आपको पता है कि इसके पहले मैंने वॉइस रिकॉर्डिंग डाली थी। वॉइस रिकॉर्डिंग की बहुत सारी वीडियो हैं, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था कि जो बहुत सारी चीज़ें हैं मैं नहीं समझा पा रही थी। तो मैंने सोचा क्यों ना हम बोर्ड के माध्यम से आप लोगों को पढ़ाएँ। थोड़ा सा मैं बता देना चाहती हूँ अपने बारे में कि मेरा नाम रेनू है और मैं टीजीटी सिलेक्टेड हूँ और मैंने नेट जेआरएफ भी किया है। मेरा नेट जेआरएफ भी है। तो पहली बार जब मैंने नेट का एग्ज़ाम दिया तो मुझे लग रहा था कि ये बहुत ही हाई लेवल की चीज़ें हैं और मैं नहीं क्रैक कर सकती। लेकिन फिर से लॉकडाउन में कोई वैकेंसी आ नहीं रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना नेट की ही तैयारी कर ली जाए। तो मैंने नेट की तैयारी करी और मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही जेआरएफ हो गया। तो मुझे लगता है कि जिस तरह से मैंने पढ़ाई करी, एकदम से अलग हट के चीज़ों को ट्रिक के माध्यम से या फिर कॉन्सेप्ट भी पढ़ना ज़रूरी है। तो मैं सोचती हूँ कि जो बच्चे 1 या 2 नंबर से जेआरएफ रुक जाता है, नेट रुक जाता है, क्यों ना वो भी उसी तरह से पढ़ाई करें। मैं ये नहीं कहती कि आप पूरे मेरे तरीके से पूरी तरह पढ़ाई करो, लेकिन मुझे लगता है कि जिनका नहीं होता उनको थोड़ा सा अलग पढ़ने की ज़रूरत है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना हम कॉन्सेप्ट को तो क्लियर करेंगे ही, लेकिन जब हमें लगता है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं एग्ज़ाम में, अक्सर ऐसा क्वेश्चन आता है कि दो तो हमें पता होता है, 2 ऑप्शन नहीं है, लेकिन ए बी या ए सी, ऐसे हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसलिए मैंने सोचा कि हम फैक्ट पढ़ें, कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे और जहाँ हमें लगे हम कंफ्यूज होते हैं उसको हम ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। तो जैसा कि नेट जेआरएफ, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, ये सारे जो हिंदी के बच्चे हैं वो वो बच्चे थोड़ा सा उनको पढ़ना होगा सही तरीके से, सही रास्ते से चल के अपनी मंजिल तक जा सकते हैं। मुझे लगता है कि किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने से पहले उसका एक खाका बना लेना चाहिए। जैसे टीजीटी हमारा है, तो नेट जेआरएफ, सारी चीज़ें हिंदी साहित्य, गद्य साहित्य, ये सारी चीज़ें एक जैसे ही हैं, हमें हर जगह काम आती है। जो एलटी का है, जो टीजीटी का है, वही चीज़ें फिर जाकर नेट जेआरएफ में भी रहती हैं, थोड़ा सा उसमें डिटेल रहती हैं। अभी जिस तरह का पैटर्न हो गया, आप लोगों ने देखा होगा कि टीजीटी का पैटर्न एकदम से अलग हो गया, सब लोग परेशान हो गए। और तो हमें अब वो फैक्ट रट के नहीं होगा, हमें अब पूरा मतलब अच्छे से तैयारी करनी होगी, बुक से तैयारी करनी होगी। तो मुझे लगता है कि जब हम किसी चीज़ का फॉर्म भरते हैं या हमें लगता है कि हमें ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, तो हमारे सामने सिलेबस होना चाहिए। जो भी है, चाहे नेट से आ रहा है, चाहे टीजीटी, चाहे पीजीटी, तो उसका सिलेबस हमारे सामने होना चाहिए। या आप बुक में लिख के रख लो, नोटबुक में लिख के रख लो, उसको आप दूसरे तीसरे देखते रहो। मुझे तो लगता है सही तरीका है हम उसको अपने सामने, मतलब अपने टेबल के सामने दीवार पे चिपका लें और हम एक या 2 दिन गैप करके, जैसे अगर नहीं रोज़ देख पा रहे हैं, कोई चीज़ पढ़ने लगे, तो 1-2 दिन गैप करके हम अपने सिलेबस को बार बार पढ़ते रहें। हमें इससे ये पता चलेगा कि हमें किस रास्ते से होकर गुजरना है। ये नहीं कि हम काव्य पढ़ रहे हैं तो काव्य ही पढ़ते चले जा रहे हैं, गद्य को छोड़ दे रहे हैं। तो मुझे यही लगता है कि सिलेबस सामने रहेगा तो हम सटीक तरीके से तैयारी कर सकेंगे। तो जैसा कि हम देखते हैं एलटी, पीजीटी, टीजीटी और जीआईसी और नेट जेआरएफ, ये सारी चीज़ें लगभग सेम है, थोड़ा सा अलग है। तो सिलेबस लगा के, सिलेबस का पहले हम विश्लेषण करते हैं कि हमें पढ़ना क्या क्या है, एक खाका देखते हैं। जैसा कि टीजीटी का ही देख लेते हैं, तो पहले क्या है, हमारा हिंदी साहित्य का इतिहास जो है, मैं पहले बता देना चाहती हूँ कि आपका अगर बेसिक है, आप बेस से शुरुआत से तैयारी करना चाहते हैं, तो आपके पास आचार्य रामचंद्र शुक्ल होने चाहिए। उनका जो हिंदी साहित्य का इतिहास है वो होना चाहिए, और सरस्वती पांडे का जो वस्तुनिष्ठ है वो होना चाहिए, और एक व्याकरण की अच्छी बुक होनी चाहिए, संस्कृत व्याकरण या आप हिंदी व्याकरण। मुझे तो लगता है अगर कोई संस्कृत व्याकरण अच्छे से पढ़ ले तो थोड़ा सा डिफरेंट है सिर्फ हिंदी व्याकरण में। अगर आप संस्कृत व्याकरण पढ़ लेते तो बहुत सारी चीज़ें वो हिंदी व्याकरण में भी काम आ जाती हैं, जैसे संधि हो गया, समास, कारक, विभक्ति, ये सारी चीज़ें
लगभग सेम सेम है। तो हम पहले अपना सिलेबस देख लेते हैं कि हमें पढ़ना क्या, किस रास्ते से होके हमें गुजरना है। तो हम देखते हैं पहला हमें जो है वो काव्य पढ़ना है। पहले हम देख लेते हैं काव्य। काव्य जो है, काव्य में काव्य पढ़ देख लेते हैं। इसके बाद हमारा गद्य है, गद्य वाला पोर्शन पढ़ना है। काव्य में जैसा कि सभी को पता है कि हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन से शुरू होता है, और जैसे कि उसमें साहित्य लेखन से शुरुआत होने के बाद फिर आदिकाल हो गया, आदिकाल, आदिकाल, और फिर जो है भक्तिकाल हो गया, भक्तिकाल पढ़ेंगे, भक्तिकाल। फिर आता है रीतिकाल, रीतिकाल हो गया। इसके बाद आधुनिक काल, आधुनिक काल, और इसके बाद बहुत सारे आते हैं काल। आधुनिक काल में ही सारे आ जाते हैं। हमारा आ जाता है आधुनिक काल, फिर भारतीय युग हो जाता है। इसके बाद द्विवेदी युग, छायावाद युग, प्रगति प्रयोग, ये सारी चीज़ें आधुनिक काल के अंतर्गत आ जाती हैं। फिर हम देखते हैं गद्य में हमें क्या पढ़ना है। तो इसमें पहले नाटक कर लेते हैं, नाटक। इसके बाद उपन्यास, उपन्यास हो गया, और फिर उपन्यास हो गया, फिर कहानी, कहानी, निबंध, निबंध, आलोचना, आलोचना, ये बहुत सारी हैं। इसमें आगे डायरी है, रिपोर्टाज है, रेखा चित्र है, ये बहुत सारी चीज़ें इसमें आती हैं। तो हम गद्य में इन सब चीज़ों का अध्ययन करेंगे। इसके बाद हमारा आता है, हम देखते हैं हमें भाषा विज्ञान, भाषा विज्ञान, भाषा विज्ञान। भाषा विज्ञान है जो भाषा से रिलेटेड है। इसमें भाषा का विकास कैसे हुआ, पहले संस्कृत थी, संस्कृत का भी वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, इसके बाद संस्कृत के बाद पाली आती है, पाली के बाद अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद फिर अवहट्ट आता है, अवहट्ट के बाद फिर हमारा हिंदी, हमारी हिंदी निकलती है। तो वही सारी चीज़ें हैं कि हिंदी क्षेत्र कौन कौन से हैं, उनकी उपभाषाएं, बोली कौन कौन सी हैं, इन सब चीज़ों का अध्ययन हम भाषा विज्ञान में करते हैं। इसके बाद हमारा आता है, भाषा विज्ञान का अध्ययन करने के बाद हमें काव्य शास्त्र भी पढ़ना होगा, जिसमें टीजीटी में भारतीय काव्य शास्त्र है, पाश्चात्य नहीं है, लेकिन कभी कभी पाश्चात्य भी पूछ लिया गया है। तो और नेट JRF में पाश्चात्य है। तो भारतीय काव्य शास्त्र में हम देखते हैं कि बहुत सारे काव्य शास्त्री रहे हैं, जैसे भरत, भामा, दंडी, वामन, रुद्रट, ये सारे हैं। तो इन्होंने काव्य का विश्लेषण किया। तो हम उन्हीं के बारे में थोड़ा थोड़ा परिचय भी जानेंगे कि भरत मुनि का समय क्या था, इनका ग्रंथ क्या है, और इनका जो नाट्य शास्त्र है उसकी विशेषता क्या है, कितने अध्याय हैं, ये सारी चीज़ें हम काव्य शास्त्र के अंतर्गत देखेंगे। और इसके बाद हम पढ़ेंगे काव्य लक्षण क्या है, काव्य के लक्षण क्या क्या होने चाहिए, इसमें लक्षण देख लेंगे। और इसके बाद काव्य हेतु क्या है, हेतु का मतलब होता है कारण, काव्य की रचना मतलब किस कारण से होती है, इसके बाद हेतु देख लेंगे। तो और इसके बाद फिर प्रयोजन, मतलब प्रयोजन, किसी भी काव्य का एक प्रयोजन होता है, ऐसे ही नहीं होता है, तो प्रयोजन देख लेंगे। और उसी में आता है रस निष्पत्ति, रस निष्पत्ति कैसे होती है, और इसी में रस निष्पत्ति में जो है भट्ट लोलट हैं और शंकुक हैं, भट्टनायक हैं और अभिनवगुप्त, इन लोगों ने रस निष्पत्ति का सिद्धांत दिया है। और इसके बाद हमें क्या पढ़ना है, हम देखते हैं हमें व्याकरण पढ़ना है। व्याकरण, व्याकरण में आपको पता ही होगा, व्याकरण में हम संज्ञा, संज्ञा, सर्वनाम, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और वर्णमाला, ये सारी चीज़ें हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। क्रिया, क्रिया, अव्यय, अव्यय, निपात, ये सारी चीज़ें व्याकरण के अंतर्गत आएंगी। और व्याकरण की हिंदी का व्याकरण, लेकिन हमें संस्कृत व्याकरण देख लेते हैं क्या पढ़ना है। संस्कृत व्याकरण इसलिए इसमें लगा है क्योंकि जब आप हाई स्कूल या इंटर की बुकें देखेंगे या 6 to 8 की देखेंगे, तो हिंदी की बुक में ही पीछे अनिवार्य संस्कृत का पोर्शन रहता है।
तो इसलिए उसने संस्कृत का कर दिया है ताकि जो भी विद्यार्थी वहाँ पे सिलेक्ट होके जाए उसे संस्कृत का भी ज्ञान रहे, तभी वो बच्चों को पढ़ा पाएगा। तो इसलिए संस्कृत व्याकरण में हम देख लेते हैं यहाँ, इसमें भी हिंदी में भी संधि समास वगैरह, पर्यायवाची हो गए, निकार्थी शब्द हो गए, ये सारी चीज़ें, विलोम हो गया, ये सब हिंदी व्याकरण में भी रहेगा। और हम संस्कृत में देख लेते हैं कि संधि हो गया, समास हो गया, समास, कारक, प्रत्यय, ये सारी चीज़ें रहती हैं। और कारक, प्रत्यय, संधि, समास, ये सब इसमें रहता है। और एक अनुवाद भी कभी कभी पूछ लेता है। अनुवाद जो एक ऐसे ही कारक से उठा लेता है कभी कभी कि नदी के दोनों तरफ ब्रिज हैं, या फिर कह देता है कि हिमालय, गंगा हिमालय से निकलती हैं। तो ये सारी चीज़ें हम कारक के अंदर करते ही अध्ययन करेंगे कि किसमें पंचमी लगती है और उसका अनुवाद कैसे होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि हमें ये हो गया काव्य, गद्य, भाषा विज्ञान हो गया, भारतीय काव्य साहित्य, व्याकरण, संस्कृत व्याकरण। और संस्कृत साहित्य के कुछ कवि हैं जिनका ऐसे सामान्य परिचय होता है। संस्कृत साहित्य सामान्य परिचय ही ऐसे रहता है, जैसे इसमें उसमें दिया है कि कालिदास हो गए, कालिदास और कालिदास हो गए, भास भी है, इसमें भास भी है, और बाण, ये सारे जो कवि हैं जिनका संस्कृत साहित्य में योगदान रहा। हर्ष भी हैं। तो इनका थोड़ा थोड़ा परिचय जानना है कि कालिदास की का समय क्या रहा, उनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं, कितने नाटक उन्होंने लिखा और कितने सर्ग हैं, उसके पात्र जो हैं, कौन नायक है, कौन नायिका, कितने सर्ग है, ये सारी चीज़ें जो हैं संस्कृत साहित्य के अंतर्गत आती हैं। तो इसके बाद तो अभी ये आदिकाल हो गया, भक्तिकाल। हम यहाँ देखेंगे तो आदिकाल, भक्तिकाल, वेदिकाल, आधुनिक काल, उसको पढ़ेंगे। नाटक हो गया। यही बस हमें इतना ही पढ़ना है और यही हमें बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगता है। ये भले ही ऐसे है, लेकिन ये जब हम पढ़ेंगे, जैसे देखेंगे कि संज्ञा है तो संज्ञा के भी 5 भेद होते हैं, तो और सर्वनाम के भेद प्रभेद होते हैं। ये सारी चीज़ें हैं और इसी को लेके हमें चलना है। हमें अपने सिलेबस के अनुसार ही चलना है, बाकी कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है। क्योंकि हम अगर ज़्यादा पढ़ते हैं, ज़्यादा तो हमें पढ़ना है, लेकिन सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है। ये नहीं कि बस सीधा सीधा पढ़ते चले जाओ, संज्ञा के इतने भेद है, उनका भेद प्रभेद समझो ही नहीं, और जब एग्ज़ाम में आ जाए तो बस बत्ती गुल हो जाए। ऐसा नहीं करना है, हमें सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। और संस्कृत में भी इसमें सब धातु रूप, शब्द रूप, बहुत सारी चीज़ें पूछी जाती हैं, तो इसलिए हम अच्छे से अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, किसी भी चीज़ की शुरुआत करें तो कुछ गलतियां होना लाजमी है। तो मुझसे भी अगर कोई गलती होती है, त्रुटि होती है, तो प्लीज़ आप उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं उसको सुधारूंगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ताकि मुझे प्रोत्साहन मिल सके और मैं इसी तरह से अपने कार्य को, जो मैंने शुरुआत करी है, उसको उन्नति दे सकूं। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।